एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे एक बहुत ही जबरदस्त सेट है। अगर हम देखें जो पिछले साल पेपर हुए तो उनमें से एक बहुत प्यारा सेट है जो 30 क्वेश्चंस का, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बैलेंस सेट है। इसको हल्का सा आप मॉडरेट से हाई की तरफ कह सकते हो, थोड़ा सा टफ कह सकते हो। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो लोग इसमें 25 प्लस लेके आ रहे हैं उनकी तैयारी हम मानेंगे कि अच्छी है। तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आज ऑफिस जाने के चक्कर में थोड़ा एक जरी बुक का लॉन्च था, फिर मेरी जो वो बुक है आपकी क्लास नोट्स वाली, वो बहुत टाइम से आउट ऑफ स्टॉक है, तो उस चक्कर में वो आपकी जल्दी आ जाएगी 2-4 दिन में। उसका हिंदी मीडियम भी आएगा जल्दी, तो उस पर भी थोड़ा सा काम हुआ, तो सारी क्लासेस डिस्टर्ब हो गई आज की। शाम को 6 बजे वाली क्लास तो हो भी नहीं पाई है, बाकी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं, 30 क्वेश्चन फटाफट से करेंगे पूरी एनर्जी के साथ। नोट्स आपके ऑलमोस्ट, क्योंकि कल रात भर मैं इन चीज़ों पे लगी रही हूँ, तो नोट्स ऑलमोस्ट तैयार हैं। कल आपको हो सकता है कि ईवीएस और मैथ्स दोनों के ही मिल जाए नोट्स, नहीं तो ईवीएस तो 110% मिल जाएगा, बट मैथ्स के भी आपको, मैथ्स पेडागोजी के भी नोट्स आपको कल मिल ही जाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। इसके अलावा जो मैराथन सेशंस हैं उसकी भी प्लानिंग करके हो सकता है मैं कल ही एक बड़ा सेशन लगा दूँ इंग्लिश पेडागोजी या कोई, तो अभी उसका गारंटी तो नहीं, बट हाँ आपके एग्जाम से पहले, जैसे आज 23 है ना, तो मैराथन सेशंस भी आपके हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप पोल लीजिए और जवाब दीजिए। और उसके अलावा जो लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपके आसपास अगर आपका कोई यार दोस्त भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल उसको बोल सकते हैं कि करियर पे जाकर के वो बैच में एनरोल कर सकता है। अब ऑलरेडी इतनी जबरदस्त संख्या में लोग वहाँ हैं, और पेडागोजी भी अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं तो ये पेडागोजी का बैच है केवीएस के लिए, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ये कंप्लीट बैच है, एकदम जो मिनिमल फी हो सके, टेस्ट सीरीज, नोट्स, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। क्वेश्चन नंबर है 1। क्या है क्वेश्चन नंबर है 1? समझते हैं क्या है चीज़ें, कैसे काम करेंगी। देखिए बहुत बढ़िया, ये शेयर आप कर दीजिएगा हम लोगों के साथ। आज इवेंट भी बहुत लेट लगा है। चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ स्टडी ऑफ द पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ एंड चेंज टेकिंग प्लेस फ्रॉम डैश टू डैश। अगर कल आपने केवीएस वाली क्लास ली होगी तो मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट में अंतर होता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है वो लाइफ स्पैन की बात करती है, यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो मृत्यु तक की बात करेगा। और अगर हम बात कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बच्चे का विकास, जब तक वो स्कूल में है, एडोलेसेंस तक, जो कि एडोलेसेंस के अंत तक उसका लगभग सभी तरह का विकास हो जाता है मैक्सिमम। तो जब हम बात किसकी कर रहे हैं, जो चाइल्ड डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी नहीं लिखा है, चाइल्ड डेवलपमेंट लिखा है। तो कहानी कहां से शुरू होगी? कॉन्सेप्शन से, यानी बर्थ से नहीं। कोई भी अगर आपको कहे डेवलपमेंट बर्थ से डेथ तक चलता है, जी नहीं, डेवलपमेंट वूम्ब टू टूम, कॉन्सेप्शन टू डेथ जाता है, यानी गर्भ से कब्र तक जाता है, जन्म से भी पहले, गर्भ से मृत्यु तक जाता है। ठीक, तो जन्म से कहानी शुरू नहीं हो रही है, कहानी शुरू हो रही है आपके कॉन्सेप्शन पीरियड से, यानी कहानी आपकी गर्भावस्था, यानी बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, एडोलेसेंस तक। भाई प्याजी के अगर आप स्टेजेस देखेंगे, उन्होंने 15 साल तक निपटा दिया, जितना भी मैक्सिमम डेवलपमेंट है कॉग्निशन का। तो जितने भी तरह के मुख्य विकास होते हैं वो सब हो चुके होते हैं एडोलेसेंस के अंत तक, यानी 10 से 19 वर्ष डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, और 12 से 18 वर्ष हम एडोलेसेंस को कहते हैं। तो ये इसका सही उत्तर है। और बर्क भी ऐसा कहने, मैंने आपको रेफरेंस भी दिया था कि बर्क के अनुसार है ये बात। बर्क बिल्कुल साफ साफ कहती है, लिंडा बर्क, के जो गर्भधारण से किशोरावस्था तक की जो स्टडी है, बच्चे में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। हालांकि ड्रेवर कई बार ऐसा भी कहते हैं, जेम्स ड्रेवर, वो कहते हैं जन्म से किशोरावस्था तक जो आ रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्शन टू एडोलेसेंस पे हम फोकस रखेंगे, क्योंकि एग्जाम आपका इसी तरह से पूछेगा। ठीक, क्योंकि हमें एग्जाम के अनुसार भी पढ़ना है थोड़ा सा। अच्छा, एक और चीज है, चलो हम जब सीडीपी मैराथन करेंगे तब आएंगे उस पे, जो हम ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात कर रहे थे ना कल, उसमें भी हल्का सा कैच है, क्योंकि पेपर के पैटर्न को और आंसर की को दोनों को समझते हुए चलना है चीजों को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और पोल में जवाब दीजिएगा। इतना जल्दी भी नहीं हटाना है और देख लेना बैलेंस, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं असर्शन की, यानी एक कथन और दूसरा उसका तर्क, इस तरह के क्वेश्चंस भरपूर आए, इसलिए एक अच्छा सेट है। अगर इन 30 क्वेश्चंस में से 25 प्लस आप ला रहे हैं, मतलब आपकी स्थिति अच्छी है, आप हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी में भी नूब नहीं होंगे, यानी न्यू भी नहीं होंगे। नंबर वहां भी आप ठीक ठाक ले आएंगे। सर्दी बहुत है, बट आपको चुपचाप से घर के अंदर रह के पढ़ते रहना है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया। इसी बात पे लाइक शेयर करना अगर आप भूल गए हो तो आप कर दीजिएगा, क्योंकि आज मैं बोलना भूल गई हूँ, है ना। स्टार्ट करें, बहुत बढ़िया। चलिए कहानी शुरू करते हैं, बहुत ही बढ़िया। ये ऑप्शन कह रहे हैं 70% लोग। चलिए समझते हैं क्या कहानी है। देखिएगा, अगर हम यहाँ पे कथन की बात करें, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रोग्रेस एंड पाथ्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली, यानी बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। यानी जो बच्चों का विकास है, उसका मार्ग, उसका पाथ एग्जैक्ट क्या होने वाला है, उसकी प्रगति यानी उसकी प्रोग्रेस, उसका रेट क्या होने वाला है, ये पूरी तरह से सटीकता से एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, यानी विकास क्या है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। आपको पता होता है बच्चा चलने से पहले खड़े होना सीखेगा, दौड़ने से पहले चलना सीखेगा, ये पूर्वानुमान है, आपको पता है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बोला जाता है ना, पूत के पांव पालने में बिक जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बच्चा जिस क्षेत्र में, मान लीजिए बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी रुचि है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये इस तरफ बहुत अच्छा करेगा, लेकिन सटीकता से प्रेडिक्ट कर देंगे आप नहीं कर सकते। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो खुद कितनी मेहनत करता है, एनवायरमेंट का जो भी रूल है, ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, बैकग्राउंड से कितना सपोर्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक्यूरेटली कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। एग्जैक्ट रेट क्या होगा ये हम नहीं बता सकते, एग्जैक्ट प्रोग्रेस क्या होगी ये हम नहीं बता सकते, कुछ हद तक प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये तो बात ट्रू हो गई, एकदम सत्य है। रीजन क्या है इसका? यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स ऑफ चेंज, यानी जो यूनिक कॉम्बिनेशन है किसके, हेरिडिटी और एनवायरमेंट के। जेनेटिक्स मतलब आपकी हेरिडिटी, आपकी आनुवंशिकता, आपके जीन्स, आपका डीएनए, और जो एनवायरमेंट में चीजें मिली हैं उन दोनों का यूनिक कॉम्बिनेशन है क्या, डेवलपमेंट। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स। अब ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है ये कहीं भी लेके जा सकता है ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज कब हावी हो जाए, कब एनवायरमेंट हावी हो, किस क्षेत्र में जेनेटिक्स ज्यादा प्रभावी हो जाए, किसको पता है। तो दोनों ही बातें सही है, ये बात भी एकदम सही है। कौन कह रहा है ये ऑप्शन? 74% लोग। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या है कि हम एग्जैक्ट एक्यूरेटली, एक सेकंड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली, मतलब सही बात है। और इसका रीजन क्या है कि जो यूनिक कॉम्बिनेशन है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, वो अलग अलग पार्ट्स में ले जाता है, तो एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते हम। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बातें एकदम सही है। और देखो आपको दो चीजें देखनी है यहाँ पे कि क्या ये स्टेटमेंट सही है ए, और क्या आर सही है। अच्छा ठीक है, पता लग गया दोनों सही है। अब आपको ये देखना है कि अगर सही है तो इसकी रीजनिंग सही है,
जो ए के बारे में आर में रीजन दिया गया है ना, क्या वो रीजन ए के बारे में सही है, वो रीजन अपनी कोई कहानी गाने में लगा हुआ है, ये जरूर देख लेना है हमें। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। सोशलाइजेशन इज यानी सामाजिकरण क्या है, समझते हैं। सिंपल प्रोसेस है ऑफ पासिंग ऑन कस्टम्स एंड रिचुअल ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। कोई भी प्रक्रिया डेवलपमेंट में सरल नहीं होती है, पहली बात गांठ बांध लेनी है ना, कि डेवलपमेंट या कोई भी चीज यहाँ पे सरल कुछ नहीं है, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स हैं। जब फैक्टर्स इतने सारे हैं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ना प्रक्रिया, जटिल हो जाएगी। बच्चे की हेरिडिटी भी है, उसका एनवायरमेंट भी है, फिर किस तरह के माहौल में आपने उसको अपब्रिंगिंग दी है, सोसाइटी में कैसे उसका सोशलाइजेशन हुआ है, उसने कैसे लिया है चीजों को, एक्सेप्ट किया है, अडेप्ट किया है, बहुत सारे फैक्टर्स। तो सिंपल तो हो ही नहीं सकता। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस, सिंपल होता है इंटरनेट पे आके किसी को भी बुरा भला कह देना, दैट सिंपल है ना। बस वो व्यक्ति कॉम्प्लेक्स है जो ऐसा कह रहा है, क्योंकि सिंपल व्यक्ति किसी को बुरा नहीं कहेगा, और जो कॉम्प्लेक्स है जो बेचारा फ्रस्ट्रेटेड है वो किसी को अच्छा कैसे कहे। तो एक ही चीज सिंपल है, किसी को बुरा भला कह दो, है ना, वो भी कॉम्प्लेक्सिटी से आ रही है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन ओवर्ट एज वेल एज कोवर्ट मैनर, बहुत बार हमने डिस्कस किया है बैचेस में भी। कोवर्ट का मतलब होता है छिपा हुआ, ओवर्ट का मतलब होता है जो बाहर दिखे। ओवर्ट मतलब ऑब्जर्वेबल, जिसका अवलोकन किया जा सके, जिसको आप ऑब्जर्व कर सको, वो ओवर्ट है। और कोवर्ट क्या है, जो छिपा हुआ है। छिपा हुआ मतलब जिसको हिडन है, वो जैसे हिडन करिकुलम होता है ना, यानी जिसको डायरेक्टली आप नहीं देख सकते, महसूस करेंगे। तो जटिल प्रक्रिया जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूपों से होती है, वो सोशलाइजेशन है। सुंदर लग रहा है ऑप्शन पढ़ने में, समझने में, जानने में। सुंदर मतलब बेहतर, समझदार। सी ऑप्शन है लीनियर प्रोसेस दैट हैपेंस इन एन ऑर्डरली मैनर। डेवलपमेंट की कोई प्रोसेस लीनियर नहीं है, स्पाइरल होती है। ऐसा थोड़ी आज सोशलाइजेशन 200 ग्राम हुआ है, कल भी इतना ही होगा, परसों भी इतना ही होगा। रोबोट थोड़ी हम ह्यूमंस, ठीक है ना, गलत। फॉर्मल प्रोसेस दैट इज प्लान्ड बाय द फैमिली ओनली, यानी फॉर्मल प्रोसेस है। वन वर्ड आंसर आप दे देते फटाफट, आकलन की कहां बात हो रही थी, जस्ट तो करना ही नहीं था आपको कुछ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट एजुकेशन, यानी शिक्षा के प्रसार और प्रसार के लिए, यानी बेहतर बनाने के लिए, सुसाध्य और बढ़ाने के लिए, समावेशी शिक्षा को, इंक्लूसिव एजुकेशन को, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मेजर्स हैव बीन प्रपोज्ड अंडर राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, वो किस तरह के चेंजेस की या किस तरह की फैसिलिटीज को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं एजुकेशन में। पहला ऑप्शन है कंडक्ट सर्वे ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन एवरी 5 ईयर्स, यानी विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण हो कि कितनी वृद्धि हो रही है, किस लेवल का हमारी एजुकेशन बेहतर हो रही है, ठीक है। एंश्योर यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम सिस्टम फॉर ऑल, ये मैंने आपको बताया हुआ नेगेटिव वर्ड है। यूनिफॉर्म कपड़ों में अच्छी लगती है, पढ़ाई के तरीकों में नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो कैसी इंस्ट्रक्शन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट बच्चे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी विभेदी अनुदेशन फॉर डिफरेंट बच्चे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, सबको एक डंडे से नहीं हाँक सकते। और यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, एक ही तरीका। स्टैंडर्डाइज्ड भी होता है सेम। तो स्टैंडर्डाइज्ड और यूनिफॉर्मिटी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं, उनका ध्यान नहीं रखा जाता। जबकि भाई यूनिफॉर्म पहनाने का रीजन ये है कि सब इक्वल लगे, कॉलेज में वो भी खत्म हो जाती है, जिसका जो मन करे पहन के आओ। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म कपड़ों तक ठीक है, बट मेथड्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, ना कि स्टैंडर्डाइज्ड। प्रोवाइड बुक्स, अदर लर्निंग मटेरियल्स एंड एप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइसेस, ये तो अच्छी बात है ना, बच्चे को लर्निंग मटेरियल मिल रहे हैं, असिस्टिव डिवाइसेस जो उसकी हेल्प करें, वो कोई भी डिवाइसेस हो सकते हैं, आजकल तो इंटरनेट है। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमेशा अच्छा होता है मल्टीपल मोड से सीखे बच्चा, मल्टीपल वेज में सीखे। तो एक ही लाइन है, एक ही ऑप्शन जिसमें नेगेटिव है वर्ड्स, यूनिफॉर्म और स्टैंडर्डाइज्ड, वो है सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है। कितने लोग 68% लोग सही जवाब दे रहे हैं, सिर्फ बी ऑप्शन गलत है। तो जहां पे भी बी है, बाकी 3 में बी है, वो हट जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। मान लीजिए अगर आपको नहीं पता था कि सही कितने हैं, तो आपको पता था गलत सेकंड हर हालत में है, तो सेकंड जहां जहां है उसको हटा दो, एलिमिनेट कर दो। सेकंड बी में भी था, डी में भी था, सी में भी था, फिर तो एक ही उत्तर बचा जो सही होगा। तो कई बार आप सिर्फ एक से भी बाकी 3 ऑप्शंस का आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन देख के आपने घबराना कतई भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया। वाह वाह वाह, अभिषेक कह रहे हैं अगर करना है सीटेट पार। कैसे कैसे ऐसा लग रहा है वो नहीं चल रहा इलेक्शन, उसके नारे होते हैं ना, जैसे कमाल कर दिए। चलिए खैर, बताइए फटाफट से। अगर हम बात करें फॉर द इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज अ टीचर शुड, यानी धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए, यानी कोई एक रिलीजियस माइनॉरिटी है जो आपके यहाँ आपके देश में वो जाति या धर्म बहुत कम संख्या में है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, कैसे इंक्लूड करेंगे बच्चे को। तो आपको हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करना है। एम्फसाइज करेंगे ज्यादा ऑन द डिफरेंसेस देन सेमनेस अक्रॉस रिलीजन्स, यानी सभी धर्मों में समानता की बजाय अंतर पे जोर देंगे। फिर तो अगर आप सिर्फ अंतर पे जोर देंगे तो बच्चे क्या कहेंगे, नहीं हमारे वाला अच्छा है, हमारे वाला अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है ना। जबकि हम क्या कहते हैं भाई, लगभग सारे धर्म कुछ ना कुछ एक सिंगल मैसेज देते हैं, उससे क्या होगा, यूनिटी की बात होगी। लेकिन यहाँ ये भटकाने की बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ। बी ऑप्शन है प्रेजेंट द एग्जांपल्स ऑफ हार्मनी अमंग मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, यानी विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करने हैं, यानी सद्भावना बनी रहे, सब हार्मनी से चैन से रह सकें, चाहे वो अलग अलग धर्म के क्यों ना हो, या वो लोग जिनके धर्म के लोग ही कम है उस जगह पे, वो भी चैन से रह सकें। बात तो सही है। अगर हम बात करते हैं सी की, तो प्रमोट द बायसेस अबाउट बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस इन पर्टिकुलर रिलीजन्स, यानी जो बायसेस हैं, जो आपके अंदर विभेद पल रहे हैं पहले से कि इस जाति के लोग ऐसे होते हैं, समुदाय के लोग ऐसे होते हैं, उनको और भर दोगे बच्चों के बीच, तो ये तो और खराब बात हो गई। स्ट्रेंथन द स्टीरियोटाइप्स भर दोगे, वही जो चला आ रहा है पहले से कि अरे इनके साथ बैठ के खाना नहीं खाते, इनके साथ बैठ के ये नहीं करते, या ये तो खराब है, ये तो बढ़िया है, तो ये स्टीरियोटाइप्स हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, ये भी खराब बात है। एज अ टीचर आपको एक ह्यूमैनिटी को फोकस करना है, ह्यूमैनिटी के साथ चलना है कि हम सभी इंसान हैं, विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भावना को, हार्मनी के उदाहरण देने के कैसे अलग अलग धर्म के लोग दोस्त भी हो सकते हैं, साथ में भी रह सकते हैं पीसफुली। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टीचर का तो यही उद्देश्य होना चाहिए, बट आजकल मैं देखती हूँ जो कुछ बहुत ही कम लोग इस तरह के जो सिलेक्टेड भी हैं टीचर्स, है ना, इधर उधर अलग अलग गवर्नमेंट संस्थाओं में भी, वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि वो उसी तरह के स्टेटस लगाते हैं, उसी तरह की चीजें बोलते हैं, और मतलब एक होता है किसी चीज को प्रमोट करना। तो एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले तो ये देखना जिस चीज को आप प्रमोट कर रहे हैं क्या वो बैलेंस की बात कर रही है या नहीं, क्योंकि आप बच्चे के दिमाग में वही जगा रहे हैं, बच्चे पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है टीचर का। तो कोशिश करने की आपकी पर्सनल बायस, मैं किसी पार्टी को मानूं, मैं किसी धर्म को मानूं, मैं किसी जाति को मानूं, अगर पहली बात तो होना चाहिए कि आप खुद ही एक ठीक ठाक ह्यूमन बीइंग हो, बैलेंस नहीं भी हो पा रहा है तो आप अपने मत अपने तक रखिए, बच्चों को प्रभावित गलत चीजों से मत करिए या एक्सट्रीम पे मत लेके जाइए।
सपना सिंह क्या कह रही मैम, एग्जाम में एक बार ऑप्शन चूज करने के बाद चेंज कर सकते हैं क्या? मेरी बेटी आपको मिनी मैम कहती है। बहुत ही बढ़िया सपना। और आपकी बेटी मिनी मतलब मैं इतनी छोटी दिखती हूँ क्या? खैर मजाक कर रही हूँ। अगर बात करें एग्जाम, हाँ ऑप्शन आप चूज मतलब चेंज कर सकते हो, इसमें सी टेट में कोई दिक्कत इस तरह की नहीं होती। अगर हम बात कर रहे हैं तो डिस्ग्राफिया इज प्रीमैरिली एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन, यानी डिस्ग्राफिया जो है वो मुख्य रूप से किस प्रकार की कठिनाई है बताइएगा एक बार। राइटिंग ग्राफ का मतलब ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, राइटिंग ग्राफ बनाना पड़ता है ना, ग्राफ पे कुछ कुछ करते हो, उससे याद रख लेना मतलब जोड़ के कि ग्राफ पे पेपर से कुछ पेंसिल्स का यूज तो करना पड़ेगा ना। गॉड देखिएगा, तो राइटिंग से रिलेटेड है डिस्ग्राफिया डायरेक्टली। वॉकिंग का तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, वो डिस्प्रैक्सिया होता है जो वॉकिंग को प्रभावित करेगा, डिस्लेक्सिया है जो रीडिंग को प्रभावित करेगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19, फटाफट से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल बी हेल्पफुल इन एंश्योरिंग सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट? किस तरह के बच्चे दृष्टिबाधित जिनको देखने में समस्या है उनको कैसे हम प्रॉपर्ली इंक्लूड करें क्लासरूम में, ये पूछा है। बुक्स विद स्मॉल प्रिंट एंड पिक्चर्स, जिस बच्चे को देखने में दिक्कत है उसको और छोटे प्रिंट में लिख दो। मतलब अगर कोई कहे कि मैम मुझे देखने में दिक्कत हो रही है तो एक काम करो, पहले आपने इतना लिखा था अब आप इतना लिख दो, है इससे ज्यादा मूर्खता की हरकत हो सकती है दुनिया में कहीं? तो ये तो इंक्लूजन नहीं है, ये तो समावेशन नहीं है, ये तो उस बच्चे को जोड़ना नहीं है। यूज ऑफ साइन लैंग्वेज बाय टीचर एंड पीयर, साइन लैंग्वेज मूक बधिर लोगों के लिए, डेफ एंड डम के लिए यूज होती है। विजुअल लैंग्वेज मतलब विजुअली इंपेयर्ड के लिए साइन लैंग्वेज अगर आप यूज भी करेंगे तो उसको पता भी नहीं लगेगा, वो देख थोड़ी सकता है। यूज ऑफ टेक्टाइल एंड एम्बॉस्ड मटेरियल, ये बात सही है कि जो टेक्टाइल मतलब टच एंड फील वाली स्पर्शनीय सामग्री, जिसको वो टच और फील कर सके, शार्प ऑब्जेक्ट्स या इस तरह की चीजें जिनको वो टच और फील कर सके, जैसे ब्रेल लिपि है, ब्रेल स्क्रिप्ट, एम्बॉस जो उभरा हुआ मटेरियल हो जिसको बच्चा टच और फील कर पाए। बात तो सही है, विजुअली इंपेयर्ड के लिए रिटन इंस्ट्रक्शन थोड़ा ना दोगे बोर्ड में, जिसको देखने में दिक्कत है उसको पढ़ने में भी होगी, देखने में दिक्कत है तो बोर्ड पे क्या रखा है वो कैसे समझेगा? तो सी ऑप्शन है कि वो टच और फील तो कर ही सकता है, बेशक देखने में समस्या हो। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर देंगे, कम समय दूंगी मैं इसमें आपको। इन ऑर्डर टू cater to the needs of students with high creativity, a teacher should avoid activities which promote convergent thinking, curiosity, originality, problem solving, यानी जिस बच्चे में हाई क्रिएटिविटी है और आप उसको बढ़ावा देना चाहते हैं तो किस चीज को नहीं करेंगे? समझ गए? 42% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं, बाकी सारे गलत। चलिए अब 50 हो गया भाई। कन्वर्जेंट थिंकिंग के क्वेश्चंस या एक्टिविटीज को आप अवॉइड करेंगे, क्यों? क्योंकि क्रिएटिविटी क्या होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। तो क्रिएटिविटी के 4 एलिमेंट्स हमें पता है, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन, है ना। तो क्यूरियोसिटी जिज्ञासा होती है उस बच्चे में जो कुछ नया कुछ क्रिएटिव करने की बात करेगा। ओरिजिनलिटी होती है अपने नोवेल सॉल्यूशंस होते हैं, नवीन विचार होते हैं, मौलिकता होती है, कॉपीड नहीं होती चीजें। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, समस्या का समाधान करना वो सीखता है क्योंकि कुछ नया इन्हीं चीजों से आएगा। लेकिन अगर अभिसारी सोच है कि भाई 4 ऑप्शन दे दो मैं तो बस एक चूज कर लूं, मेरे को ऐसे लिखने को मत कहो, तो इससे क्रिएटिविटी नहीं बढ़ती। कन्वर्जेंट थिंकिंग को इंटेलिजेंस से जोड़ा है जेपी गिलफर्ड ने और डाइवर्जेंट को क्रिएटिविटी से। जेपी गिलफर्ड वही है जिन्होंने 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, जो है पॉल गिलफर्ड। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्या कहता है ये? इन ऑर्डर टू सपोर्ट डीप लॉन्ग लास्टिंग नॉलेज अमंग लर्नर्स अ टीचर शुड, यानी शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? फटाफट से बताओ, जीवन से जोड़ो, बच्चे को एक्टिव रखो, ऐसा ही कुछ होगा। इलैबोरेटिंग एंड डिस्कसिंग द रिसेंटली लर्न्ड कॉन्सेप्ट्स, क्यों भाई लॉ ऑफ रिसेंसी काम करेगा कि जो अभी सीखा है उसको रिवाइज ही मत कराओ, तोड़ जाएगा दिमाग से, है ना। आपका फॉरगेटिंग कर कहता है ये 40% चीज तो अगले दिन गायब हो जाती है अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो। गिव द अपॉर्चुनिटीज टू अप्लाई द लर्निंग टू डिफरेंट सिचुएशंस, यानी विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देना। ये बात सही है कि आप लॉन्ग लास्टिंग कब रहेगी चीज? जब आप रियल लाइफ में उसको अप्लाई करेंगे। जो आप पढ़ रहे हैं जब आप उसको बच्चे पे अप्लाई करेंगे, अपने आसपास उसके एग्जांपल्स देखेंगे रियल लाइफ, जो मैं देती भी हूं कई बार, तो क्या होगा? वो सिंपल लॉन्ग लास्टिंग होगी, उस चीज को आप भूल नहीं पाएंगे, आपके जीवन से जुड़ जाएगी। फोकस ऑन मेमोराइजेशन, रटने से याद करने से कुछ नहीं होता। नेक्स्ट बोल लगाओ ब्रो। प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस ओनली इन वर्बल फॉर्म, यानी सिर्फ बोल करके ही समझा दो भाई, एक्टिविटी करके सिखाओ, चार्ट दिखाओ, 70 तरीके। तो जब आप लाइफ से जोड़ देते हैं तो बच्चा लॉन्ग लास्टिंग रहती है बच्चे के दिमाग में वो चीज। आपका फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है सेट का, इसीलिए कह रहे हैं ये अच्छा सेट है। यानी कथन है एक और उसका रीजन है, आपको पहचानना है क्या चीजें चेक करनी है, 3 चीजें चेक करनी होती है। क्या ये सही है, ट्रू है? अच्छा ये ट्रू है तो क्या ये ट्रू है? हाँ ट्रू है। अगर ट्रू है तो आपको ये देखना है क्या इसके रीजन के संदर्भ में सही है। ए का रीजन है आर, अगर रीजन नहीं है अपने आप में इंडिविजुअली सही है तो भाई ए और आर दोनों सही है, बट रीजन सही नहीं है ना। तो अ टीचर शुड एनकरेज हर स्टूडेंट्स टू मेक इंट्यूटिव गेसेस। इंट्यूटिव मतलब सहज, जो उसके अंदर से आ रहे हो, इंट्यूशन के रूप में, सहजता से अनुमान लगाने दे रहे हैं जो उसके मन में आ रहा हो, किसी क्वेश्चन को देख के, किसी प्रॉब्लम को देख के, तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या आ रहा है, तो वो सहजता से जो भी उसको पता होगा, जो भी उसका अनुभव होगा, उसके बेसिस पे जवाब देगा। इसको आपको प्रमोट करना चाहिए। और इंट्यूटिव स्टेज कौन सी होती है पियाजे के अकॉर्डिंग? प्री ऑपरेशनल में, याद कीजिए 4 से 7 वर्ष, है ना। ये चीजें याद रखनी है। अगर हम बात करें तो ये ट्रू है, ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक। रीजन क्या है? स्टूडेंट्स शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू आंसर ओनली व्हेन दे आर एब्सोल्युटली श्योर ऑफ द करेक्ट आंसर। अब ये इसकी ऑपोजिट बात हो गई। रीजन मतलब कथन ने कहा था कि ये वैसे वाली बात हो गई, कोई घर पे आए और पिताजी कहें आपके कि बेटा बोल देना कि पापा तो घर पे नहीं है, मतलब क्या है कि बच्चों को इंट्यूटिव गैसेस करने देने थे कि पापा तो घर पे नहीं है। वो अंकल जाने लगे, पापा अंदर से आए, हाँ जी क्या कह रहे थे। तो ये वैसी बात हो गई कि अपने ही कथन को नकार दिया, इसकी ही ऑपोजिट बात कह दी इसने, है ना। तो स्टूडेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू आंसर ओनली व्हेन दे आर एब्सोल्युटली श्योर ऑफ द करेक्ट आंसर, यानी बच्चों को सिर्फ तभी जवाब देना, तभी उत्तर देना है जब वो पूरी तरह से श्योर हो। और ये कह रहे थे भैया जो मन में आए उसको बोल देने दो, तो ये तो ऑपोजिट बात हो गई। तो ना तो ये रीजन सही है ना ये बात ही सही है अपने आप में कि बच्चे को सिर्फ तभी बोलने दो जब उसको 100% सही पता हो। तो फिर वो अपने आप को अभिव्यक्त करना कब सीखेगा, है ना। सही होने से ज्यादा जरूरी है अभिव्यक्तिकरण, यानी एक्सप्रेशन बच्चे का, ठीक है ना लॉब्स्टर। तो ये फॉल्स है अपने आप में, सिर्फ ए सही है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बिल्कुल सही बात है। ना तो ये अपनी जगह सही निकला आर, और ना ही इसका रीजन सही था ये। क्वेश्चन नंबर 23, यानी इंसान भी खराब था और आपके साथ भी खराब था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, अ टीचर शुड प्लान एक्टिविटीज व्हिच यील्ड डैश अमंग लर्नर्स, यानी शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच चिंता को उत्पन्न करें, बोरियत को, जिज्ञासा को, डीमोटिवेशन को। बताइएगा, तो टीचर का काम डिमोटिवेट करना है बच्चों को? कतई नहीं। बोर करना है, सुला दो, नींद आ जाए, बस ऐसा फेस बना के पढ़ाते रहो कि ना हंसो और इंसान भी ना लगो आप, है ना। आप कहीं खैर छोड़ो। एंग्जाइटी की अगर हम बात करें, चिंता,
लोग ज्यादा पैसा और पद कमा लेते हैं तो वो इतने सीरियस हो जाते हैं, वो रोबोट्स लगते हैं, फिर वो बोर्डम कितने बड़े शिकार हैं। वो आपसे बात भी करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये कुछ रोबोट जैसा इंसान लग रहा है मेरे को, मतलब नेचुरल ना तो बेचारा हंस पाता है खुल के और ना चैन से सो पाता है। तो वो वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। एंग्जाइटी और बोर्डम और डिमोटिवेशन वाली क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। आपको बच्चों में ऐसी एक्टिविटीज करानी है जिससे बच्चे के अंदर जिज्ञासा, उसके अंदर सवाल आए हजारों, या हजारों नहीं भी तो हर चीज के बारे में जानना चाहे, क्यों, कैसे, कब हुआ, कैसे हो सकता है, क्या ये हो सकता है, तो 70 सवाल पूछे वो, इस तरह की चीजें, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा को बढ़ावा देना है आपको बच्चे की। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, नॉलेज अबाउट हाउ टू डू पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड, यानी किसी काम को करने का तरीका अगर आप जानते हैं तो उसको कैसे, क्या कहेंगे, किस तरह का ज्ञान कहेंगे, किसी विशेष कार्य को कैसे करना है इसके ज्ञान को डैश कहा जाता है। भाई आपकी साइकिल की चेन उतर गई, याद है ना साइकिल की चेन जमाने में होती थी, पुराने जमाने में, मेरे और आपकी उम्र में, अब देख रहे हैं कितनी उम्र हो गई है, वैसी बातें करनी पड़ रही है मेरी और आपकी उम्र में, है ना। तो अगर हम बात करें तो साइकिल की चेन होती थी, आपकी भी होती है ब्रो, साइकिल में चेन चढ़ती उतरती है, वो उतरती नहीं है, अब आती नहीं है ऐसी साइकिल, पुराने वाली में उतरती थी। ओहो भाई अमीर लोग कह रहे हैं उसमें सिस्टम लग रहा है तो ऑटोमेटिकली चढ़ा देती है अपने। अदरवाइज हम क्या करते थे, स्कूल जाते थे तो साइकिल की चेन चढ़ाते थे जब उतर जाती थी, और जिसको चढ़ानी आती थी ठीक ठाक, स्पेशली जैसा कल्चरल स्थिति है तो फीमेल्स को उसमें कम एक्टिव रखा जाता है। तो हमारा गर्ल्स स्कूल था तो बढ़िया, मतलब ब्लंचर की बात करूँ यहाँ पे तो कोएट था, तो बढ़िया किसी एक को आती है तो वो अपने आप में कारीगर है। तो जिसको चढ़ानी आ रही है वो चेन, यानी किसी पर्टिकुलर काम को करने का तरीका पता है, तो वो एक प्रोसीजर है ना। सिलेंडर को कैसे लगाते हैं उसमें वो जो रेगुलेटर होता है वो प्रोसीजर है अपने आप में। तो नॉलेज अबाउट हाउ टू डू पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड, यानी किसी पर्टिकुलर टास्क को आप कैसे करेंगे इसकी नॉलेज प्रोसीजर कहलाती है। नहीं प्रोसीजर है कि वो चेन ऐसे चढ़ाई जाएगी, है ना, या उस सिलेंडर का जो वो रेगुलेटर है वो वैसे लगाया जाएगा, ये ढक्कन भी है तो इसको ऐसे ऐसे नहीं बंद करना है, इसको ऐसे घुमा घुमा के बंद करना है, ये प्रोसीजर है, ठीक है ना। तो ये प्रोसीजरल नॉलेज कहलाती है। ये क्या कहलाती है, इस बार क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे, प्रक्रियात्मक ज्ञान, साइकिल कैसे चलाते हैं, ये प्रोसीजरल नॉलेज है। डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या है, आपने रट्टे लगाए हुए हैं, आपसे पूछा नाउन का डेफिनेशन बताओ बेटा, तो आपने बता दिया नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना, यही होता था ना, और बहुत सीरियस होकर बता दिया आपने। डिक्लेरेटिव नॉलेज है, ये घोषणात्मक ज्ञान जो भरा हुआ था दिमाग में वो बोल दिया। जबकि प्रक्रियात्मक है कि किसी काम को करते कैसे, वो प्रोसीजरल नॉलेज हो गया। एसिमुलेटिव वही जो ऐड किया हुआ कंडीशनिंग, तो फिर कंडीशनिंग है, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल दो की बात होती है, प्रोसीजरल इसमें ज्यादा बेहतर है डिक्लेरेटिव के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डजंट प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग अमंग द स्टूडेंट्स, यानी निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है। यानी सार्थक मतलब अर्थपूर्ण अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा नहीं देता है, मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा क्या नहीं देता है, डज नॉट प्रमोट। बताइएगा, फटाफट से बताइएगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आप मेरा मैसेज कभी नहीं देखती हैं। छोटी कुमारी कह रही हैं, छोटी इतना प्यारा छोटा सा नाम आपने कैसे ढूंढा, हम ये जानने के इच्छुक हैं। 1 2 3 4 लेट्स लर्न के साथ मिलकर हम सब करेंगे सीटेट पार। ये आपने जो नारे लगा रखे हैं ना, और स्पेशली ये जितने भी लोग ये कर रहे हैं इनका स्पेशली सीटेट पास चाहिए हमें, है ना। और पास तो खैर सभी का हो ही जाएगा यार, टेंशन नहीं होगी, अगर आप इतनी शिद्दत से देख पा रहे हो तो निकल जाएगा पेपर। एक्सप्लोरेशन से मीनिंगफुल लर्निंग प्रमोट होती है, हमें गलत ऑप्शन चाहिए यहाँ पे। इंटरेक्शन यानी बच्चा एक्टिव होगा, एक्सप्लोरेशन में भी एक्टिव होगा, मेटा कॉग्निशन में भी एक्टिव होगा, पैसिव ऑब्जर्वेशन यही बच्चा एक्टिव नहीं है और यही गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है ना। जहां बच्चा निष्क्रिय हुआ यानी सार्थक अधिगम नहीं होगा, रोट लर्निंग होगी, रटना होगा। एक तो लर्निंग है सार्थक, यानी सार्थक मतलब आपका फ्रेंड नहीं, मीनिंगफुल लर्निंग बेटर है। दूसरी लर्निंग है रोट लर्निंग, रटने से बताना बच्चे को, बच्चा पैसिव हो जाएगा तो नहीं आ जाएगा, निष्क्रिय रोट लर्निंग रटना फाइनला। तो डी ऑप्शन नंबर 26 देखिएगा, फटाफट से ये वाला क्वेश्चन ध्यान से जवाब दीजिए, इसलिए इसको टफ क्वेश्चन, இது குறுங்கோல்னு தெரியும், இது குறுங்கோல் மண்டலம் ஏனா எக்ஸாம்ல போய்ட்டு அது கேக்கும்போது நம்ம தப்பா பண்ணிடக்கூடாது. இது குறுங்கோல் மண்டலம், அது குயிப்பர் மண்டலம், அதுக்கு தான் அந்த வெள்ள வெள்ள புள்ளி வச்சிருக்கோம். சோ थैंक यू थैंक यू ओवरऑल. எனக்கு தெரிஞ்சு क्वेश्चन नंबर 26 की जब हम बात करें तो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज அந்த லைக் பண்றது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் हम हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्य की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष உங்களுக்கு கண்டிப்பா जो हमें डायरेक्ट दिख रही है हमारी एबिलिटीज। भाई ये अगर कोई 2 किलो का सामान है तो मैं आसानी से उठा सकती हूं, ये डायरेक्ट एबिलिटी। कोई चीज है जिसमें मुझे स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी, इनडायरेक्टली मुझे पता है कि मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं ये कर जाऊंगी। मान लीजिए 5 किलो वजन कम करना है तो डायरेक्टली नहीं, तो आपको पता तो है ना कि प्लान करेंगे, स्ट्रेटेजाइज करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, मैनेज करेंगे तो ये काम हो जाएगा। यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी क्षमताओं के बारे में जानना क्या कहलाएगा, जिसमें आप स्ट्रेटेजाइज करें गिवन सिचुएशन में। क्या है ये डिक्लेरेटिव नॉलेज है। ये तो भैया जो आपने पढ़ा होता है वो नॉलेज आप यहाँ उगल देते हैं, इसमें कौन सी स्ट्रेटजी, इसमें कौन सा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। डिक्लेरेटिव तो सीधा आप एक्सप्लिसिट कर देते हैं, बात खत्म। एपिसोडिक तो मेमोरी होती है आपकी कि जो आपके जीवन में घटा हो। प्रोसीजरल, यहाँ प्रोसीजर की बात थोड़ी होती है किसी चीज को कैसे करते हैं, ये थोड़ी पूछा है। दिस इज मेटाकॉग्निशन। क्या है ये, परासंज्ञान है, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान है। इस बार मेटाकॉग्निशन बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने नोट्स फ्री आपको दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लो। मेटाकॉग्निशन उसमें दिया हुआ है, चारों स्टेप बताए हुए हैं। परासंज्ञानात्मक यानी मेरी जो क्षमताएं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैं उनके बारे में मैं स्ट्रेटेजाइज कर पाऊं कि मैं क्या चीज, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी क्षमताओं के बारे में जानना क्या कहलाएगा, जिसमें आप स्ट्रेटेजाइज करें गिवन सिचुएशन में। क्या है ये डिक्लेरेटिव नॉलेज है। ये तो भैया जो आपने पढ़ा होता है वो नॉलेज आप यहाँ उगल देते हैं, इसमें कौन सी स्ट्रेटजी, इसमें कौन सा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। डिक्लेरेटिव तो सीधा आप एक्सप्लिसिट कर देते हैं, बात खत्म। एपिसोडिक तो मेमोरी होती है आपकी कि जो आपके जीवन में घटा हो। प्रोसीजरल, यहाँ प्रोसीजर की बात थोड़ी होती है किसी चीज को कैसे करते हैं, ये थोड़ी पूछा है। दिस इज मेटाकॉग्निशन। क्या है ये, परासंज्ञान है, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान है। इस बार मेटाकॉग्निशन बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने नोट्स फ्री आपको दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लो। मेटाकॉग्निशन उसमें दिया हुआ है, चारों स्टेप बताए हुए हैं। परासंज्ञानात्मक यानी मेरी जो क्षमताएं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैं उनके बारे में मैं स्ट्रेटेजाइज कर पाऊं कि मैं क्या चीज तुरंत कर सकती हूं, डायरेक्टली कर सकती हूं, किस चीज को मुझे विचार करना पड़ेगा, किसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। यानी अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस, यानी मेरी जो क्षमताएं हैं उसके प्रति अवेयरनेस का भी एक और लेवल है मेरे दिमाग में, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कि ये चीज हो सकती है बट कैसे, अब मैं उस पर भी सोच रही हूं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है देखेंगे। व्हाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम
स्टूडेंट इज रेफरिंग टू द सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ड्राइंग इंडिकेशंस टू सॉल्व द करंट प्रॉब्लम्स। ध्यान दीजिएगा सिमिलर पे, अभी हम पढ़ रहे थे कल परसों थॉर्नडाइक को, किसी को याद आ रहा है? ये नॉर्मल वाले लोगों के लिए नहीं है, जो लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर केवीएस वाले भी इन सेशंस को देख लेंगे तो नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, ठीक है ना? क्योंकि ऑनलाइन पेपर तो आपने पहले क्लियर कर लिया होगा, जिन्होंने लास्ट ईयर क्लियर किया, चलो उन्होंने तो ये क्वेश्चन किए होंगे, आपने थोड़ी किए होंगे जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है। तो ये जरूरी है कि आप इस तरह के नए जो पैटर्न पे क्वेश्चंस हुए हैं उनको भी कर पाएं। क्या समझे कि नहीं? बताइए सरकार, बताइए। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं, बहुत दिक्कत आ रही है हिंदी इंग्लिश, मैराथन करा देंगे, डोंट वरी, काहे चिंता करते हैं, आपको सीडीबी का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। अच्छा अंजलि जी धन्यवाद, आपने कह दिया, हम बन गए। आपके प्यार से खुश रहते हैं हम, ज्यादा टाइटल्स वाइटल्स का हमें ज्यादा ऐसे लोभ भी नहीं है और मोह भी नहीं है, बट हाँ खुश रहते हैं, जो हो जाए जीवन में अच्छा है। आपसे मिलकर अच्छा लगा था, आप अच्छे मेंटर हैं मैम, आपको कुछ मेल किया हूँ, प्लीज सब टीचर को स्टूडेंट के साथ गुड बिहेव होना चाहिए। अच्छा किसी और की बात हो रही है, ओके गरीब नवाज में भी याद आ गया, आपने कमेंट किया था ना, समझ गई मैं। हाँ बहुत अच्छा कि आपने मेल कर दिया, मेरे दिमाग से भी निकल गई थी बात। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, बात किसकी हो रही है? व्हाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम अ स्टूडेंट इज रेफरिंग टू द सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। एक ही तरह की प्रॉब्लम्स, मतलब एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है, यानी रेफरेंस ले रहा है उस तरह की प्रॉब्लम्स जो उसने सॉल्व की थी पहले। भाई प्याजे की स्टेज जब आप पढ़ रहे हैं तो आप, हम जब क्वेश्चन बात करते हैं हम कहते हैं कल भी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था, यानी एनालॉजी। जब सिमिलैरिटी होती है किसी चीज में, लॉ ऑफ एनालॉजी है जो थॉर्नडाइक ने दिया है, एनालॉजिकल थिंकिंग कहते हैं इसको, अनुरूपता है दो चीजों में, एनालॉजी यानी समानता है, सिमिलैरिटी है ना? कि आप कोई मूवी देखते हैं ना तो आप याद आ जाती है यार ये वाली मूवी में भी इसी तरह की स्टोरी थी, तो जो प्रॉब्लम आज आप सॉल्व कर रहे हैं वो किसी प्रीवियस प्रॉब्लम से मिलती जुलती है, तो आप उस चीज में जो आपने सीखा था उसको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। एनालॉजिकल थिंकिंग है। फंक्शनल फिक्सनेस तो प्रॉब्लम होती है कि आप किसी चीज को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, एक ही चीज पे अटक गए हैं। रिस्पॉन्स सेट भी यही होता है कि आप एक ही तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी नहीं, ये पीछे से आगे की ओर नहीं आ रहे हैं आप, यहाँ एनालॉजिकल थिंकिंग है, समानता जहां पे होती है जो वहां पे एनालॉजिकल थिंकिंग लगती है। क्वेश्चन 24 और 28 बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। शौर्य सिंह पानी बॉटल ला दो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा, बराबर रखिएगी टेबल पे। बहुत बढ़िया, 27,000 लोग हम जुड़े हुए हैं और 15,000 लोगों ने लाइक किया है। शेयर का तुम्हें पता नहीं लगता, बाद में पता लगता है, तो बिल्कुल आप ये भी लगे हाथों कर ही दीजिए, शुभ काम में देरी कैसी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है ये, ड्यूरिंग डिस्कशन ऑन अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, यानी एक वैज्ञानिक संप्रत्यय पे बात हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था। अ टीचर फाउंड दैट अ फ्यू स्टूडेंट्स हैव सर्टेन मिसकॉन्सेप्शंस, यानी कुछ बच्चों को क्या है, मिसकॉन्सेप्शंस हैं। ऐसा होता है कि विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स में स्पेशली क्या हो जाते हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हो जाते हैं, ठीक? यानी मिसकॉन्सेप्शंस यानी गलत अवधारणा या वैकल्पिक अवधारणाएं बन जाती हैं, भ्रांतियां आ जाती हैं कि हमें लगता है कि ट्रेन जब चलती है तो पेड़ भी चल रहे हैं साथ में, तो ये इस तरह की भ्रांतियां आना स्वाभाविक है। देखिएगा इतना अच्छा लगा पानी पी के, क्या ही बताएं। रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट व्हाट शुड द टीचर डू इन सच अ सिनेरियो, यानी एक टीचर को जब बच्चों के बीच कुछ वैज्ञानिक संप्रत्तियों को लेकर, कॉन्सेप्ट्स को लेकर के भ्रांतियां पैदा हो गई हैं, तो आप क्या करें उनको ठीक कराने के लिए? लेट स्टूडेंट्स टॉक अबाउट द मिसकॉन्सेप्शंस एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कवरिंग साइंटिफिक लॉजिक, यानी विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर प्रदान करें। बात तो सही है भाई, जो भ्रांतियां हो गई हैं उनके बारे में बात करने दें, जब चर्चा करेंगे तब तो निकल के आएगा कि दिक्कत कहां है। भाई मान लीजिए मन में मतभेद है, कुछ चीजें गलत मान लिया आपने कि आपकी दोस्त से लड़ाई हो गई या आपके फैमिली में कोई बात हो गई, मन मुटाव हो गया, अब आपने उस पर चर्चा ही नहीं की, सालों तक बस मन में रखा, तो वो कहां से ठीक होगा? वो मिसकॉन्सेप्शन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे लेट स्टूडेंट्स टॉक अबाउट द मिसकॉन्सेप्शंस एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कवरिंग साइंटिफिक लॉजिक, बात की जाए उस पे, वैज्ञानिक तर्क अगर उसमें कोई है तो वो वहां तक पहुंचे बच्चा, पहले डिस्कस तो करे। तो बात तो सही है। फिर आता है बी ऑप्शन, outrightly reject those misconceptions and tell them the standard information on that concept, standard on, मतलब उनके सिरे से खारिज कर दो, उनको अपनी बात कहने ही मत दो और कहो कि नहीं ये सही है, बस बेकार की बात है। पहले बच्चों को आप एक्सप्रेस करने देते हैं, डिस्कशंस के थ्रू इनडायरेक्टली आप सॉल्व कर देते हैं। रेफर दीस चिल्ड्रन टू अ स्पेशल एजुकेटर, ना टीचर शुड नॉट रिस्पॉन्ड ऑन दोस मिसकॉन्सेप्शंस, ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल है मिसकॉन्सेप्शंस होना, इनको नाइव कॉन्सेप्ट्स भी कहते हैं कि इस तरह की भ्रांतियां जब बन जाती है तो वो डिस्कशन से सॉल्व होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, ऐसा नहीं कि हम आप बच्चों को डिस्कार्ड करते हैं, उसको बुरा भला कहें, ये नॉर्मल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमोशन एंड कॉग्निशन इज करेक्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है इन्होंने ये संवेग और संज्ञान के विषय में, ध्यान से जवाब दीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एकदम मजेदार क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन दोबारा बता देंगे, बनवाल टेंशन ही नहीं लेने का आपको, है ना, हम 6 बार बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस समस्या बताइए, समाधान हमारे पास होगा, है ना। देखिएगा, हाँ एग्जाम सिटी अलॉटेड नहीं है अभी, तो अभी आया नहीं है, फिर साहिबू अभी रुक जाइए, पेपर से पहले ही पता लगेगा फिर आपको। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स, प्लीज ब्लेस मी फॉर एग्जाम, लव यू मैम, थैंक यू सो मच स्तुति मेरी तरफ से। तो यार आप सभी को बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं, बिल्कुल जितना डीप हो सकती हैं भावनाएं उतनी डीप भावनाओं के साथ, शब्द नहीं होते मेरे पास, इमोशनल हो गई मैं। देखो इमोशन एंड कॉग्निशन, देख लो इमोशनल होने पे इमोशंस की बात हो रही है, यानी संवेग और संज्ञान के बारे में, यानी कॉग्निशन क्या है, हमारे दिमाग से जुड़ी हुई चीजें, इमोशन क्या है, जो हमारे संवेग है, हमारी भावनाएं हैं, हम कैसे महसूस करते हैं किसी चीज के बारे में। फियर, एंगर और लव, लव किसके साथ रह रही हूं मैं, देखिएगा क्षेत्रीय प्रभाव आ गया कहीं से, तो फियर, एंगर और लव की अगर हम बात कर रहे हैं तो फियर मतलब भय, एंगर मतलब क्रोध, भय, क्रोध और प्रेम, ये 3 बचपन से जन्म से होते हैं, ऐसा वॉटसन कहते हैं, पहले पूछा जा चुका है सीटेट में। ये जो 3 इमोशंस हैं ये बाय बर्थ होते हैं बच्चे में, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि अटेंशन स्पैन रिमेन्स अनअल्टर्ड बाय एनी काइंड ऑफ इमोशंस, यानी किसी भी प्रकार के संवेगों से ध्यान अवधि अपरिवर्तित रहती है। यहाँ तो रोज लोग आते हैं बैचेस में भी, कमेंट्स में भी, रोते हुए हाय रे ब्रेकअप हो गया, ध्यान नहीं लग रहा पढ़ाई में, अगर किसी भी इमोशन से आपकी अटेंशन प्रभावित ही नहीं होती तो फिर तो ये सिचुएशन आती ही नहीं। अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं तो ध्यान नहीं लगा पाते, सिंपल है, कोई घटना घट गई है, कुछ बात हो गई है तो आप नहीं, आपकी अटेंशन होता है, आप इवन गायब हो जाते हैं, बीच में तो पूछा जाता है भाई कहाँ हो, है ना, ये बात तो क्लियर है। और अगर हम बात करें, हाँ कर सकते हो अमीनुल, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, इमोशंस एंड लॉजिकल थिंकिंग आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर,
भाई जो संवेग और तार्किक सोच है वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशंस आप पे हावी हैं तो आप लॉजिकल थिंकिंग आपकी बैंड बच जाती है, लॉजिकल थिंकिंग की नीचे चली जाती है, इमोशंस ऊपर चले जाते हैं, हावी हो जाते हैं, और जो लॉजिकल थिंकिंग है वो नीचे रह जाती है। तो ऐसा नहीं है, प्रभावित करती हैं चीजें। जो इमोशंस और कॉग्निशन इंडिपेंडेंट सिर्फ एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग है वो है ज़ेज़ोंग। जब तक ज़ेज़ोंग नाम ना लिखा हो आप इंडिपेंडेंट नहीं कहेंगे, ये इंटर रिलेटेड होते हैं, बाय डायरेक्शनल रिलेशन है इनका, द्विदिशीय, यानी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, आपका दिमाग और आपके इमोशन दोनों, संज्ञान यानी कॉग्निशन और इमोशन दोनों। इमोशंस फैसिलिटेट द एनकोडिंग एंड रिट्रीवल ऑफ मेमोरीज, यानी संवेग स्मृतियों के कूट लेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। गलत जवाब दे रहे हो सरकार, बी ऑप्शन गलत है एकदम, जो 53% लोग कूद कूद के कह रहे हैं। मेमोरी इज नॉट एसोसिएटेड विद पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस, ऐसा थोड़ी है यार, है किसी की याद आपको आ रही है दिमाग में तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव इमोशन नहीं है किसी व्यक्ति को याद करते हुए। आप किसी पुराने टीचर को भी याद कर लीजिए, याद करने के नाम पे आपको 4 चीजें याद आती है ना, किसी पुराने टीचर को याद कर लीजिए, आपको पता चलेगा यार वो बड़े अच्छे टीचर थे, या हैं, या हमारे स्कूल में पढ़ाया करते थे, या कोई मेमोरी स्कूल की बड़ी अच्छी, तो वो मेमोरी के साथ इमोशन पॉजिटिव या नेगेटिव जुड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं मेमोरी सिर्फ मेमोरी, थोड़ी कंप्यूटर थोड़ी आप सर्च कर लिया उसके कोई इमोशन नहीं है, इमोशन साथ में आएंगे। तो अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, एकमात्र यही हमें सही उत्तर यहां नजर आ रहा है, वो है इमोशंस फैसिलिटेट द एनकोडिंग एंड रिट्रीवल ऑफ मेमोरीज, यानी संवेग स्मृतियों के कूटलेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, इमोशंस जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, यानी मदद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सुसाध्य कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं किस चीज को, एनकोड करने में मेमोरीज को, यानी राइट करने में, लिखने में, उनकी कोडिंग में, एनकोड मतलब लिखने में, यानी आपके दिमाग में फीड करने में। अगर आपके इमोशंस बहुत हाई हैं किसी चीज के प्रति, किसी इंसान के प्रति, है ना, किसी मैच के प्रति, तो वो मैच आप भूलते नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी मेमोरी में वो बहुत तेजी से एनकोड हो गया, बहुत ही अच्छे लेवल पे, बहुत ही बेहतर तरीके से। क्यों? क्योंकि इमोशंस, ठीक है ना, या तो बहुत ज्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंस या बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस, दोनों ही भूलते नहीं है आप। क्यों? क्योंकि मेमोरी के एनकोडिंग में इमोशंस हेल्प कर रहे हैं। वहीं रिट्रीवल में भी जो चीज जितनी इंटेंस होगी, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस जिसको हम कहते हैं, वो उतनी बेहतर तरीके से मेमोरी में रह पाएगी और उसको आप आसानी से रिट्रीव भी कर पाएंगे। कोई ऐसी घटना हो गई ना, पहला ब्रेकअप, पैचअप, व्हाटएवर, लोगों को याद रहते हैं, पहली सैलरी, पहला चेक, सब याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है वो मेमोरी, तो उसका रिट्रीवल भी आसान है, उसका रिट्रीवल भी तुरंत आ जाएगा। जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसका रिट्रीवल, उसको याद भी करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो इमोशंस से जुड़ी हुई होती है, चाहे वो आपका मेमोरीज को फीड करना हो, चाहे वो आपका मेमोरीज को डिलीट करना हो। अब इसको ऐसे भी समझिएगा, मेमोरी की बात क्यों हो रही है, जब ये इमोशन कॉग्निशन की बात कर रहे थे तो कहां से बात आ गई मेमोरी की, क्योंकि मेमोरी क्या होती है पता है ना, डीप में पढ़ना इसलिए जरूरी है। हवा में